Hello to all the viewers. As you are aware that in this series, we have been speaking to different citizen scholars and discussing how they run their online portals of Indian language poetry. And today in this series, we have with us Mr. Ankur Mishra, who started Kavishala, and this portal has been running for, I guess, 5 years, Ankur bhai, now. So offline thing is started in 2017, and this Kavishala website we have started in 2020. So for websites 2 years, and for offline things it's like 5 years. Yeah. Okay, all right. So would you like to tell us about how this Kavishala first came into being in the offline mode, and then finally how it shifted into the online mode? So if you could please briefly talk about that. So I think अपना काफी कई बार डिस्कशन हुआ है, एंड कई पोर्टल्स पे, कई चैनल्स पे जो ये ओवरऑल स्टोरी है मैंने शेयर करी हुई है। फिर भी 2017 का वक्त था कि मैं ऑफलाइन पोइट्री और स्टोरी टेलिंग की प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था कि जहाँ पे मैं अपनी खुद की पोइट्री आई कैन रिसाइट एंड आई कैन शेयर विद सम लाइक कुछ लोग हों, कुछ लोग सुन सके। तो इस तरीके से मैं प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था दिल्ली एनसीआर में। तो उस वक्त कोई ऐसा फिक्स प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे हम लोग जाके ऐसे परफॉर्म कर सके। कुछ इवेंट्स होते थे कि कभी एक अभी हो गया, फिर वो 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद फिर से कभी होगा। तो उसका टाइम कुछ फिक्स नहीं था, रेगुलर टाइम पीरियड में नहीं थे, कोई स्पेस पता नहीं था कि कहाँ से होगा, कोई ऑनलाइन वर्टिकल नहीं था जहां से हम पता कर पाए कहाँ पे इवेंट्स होते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स थी। और कुछ बड़े प्लेटफॉर्म थे जहाँ पे इवेंट्स होते थे, वहां पे हम देखते थे कि बड़े जो चेहरे हैं उनको तो जगह मिल जाती थी, बट जो नए फेसेस हैं उनको जगह नहीं मिलती थी। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमने कविशाला की शुरुआत करी थी। तो स्टार्टिंग में 2017 मई में पहला शायद इवेंट किया था हमने। तो ऑफलाइन मीटअप था जो अस्मिता थिएटर में अरविंद गौड़ सर के साथ में किया था हमने, कि उसमें करीब 10 या 12 लोग आए हुए थे। तो पहला इवेंट वो था कि एक प्रयास था कि हम ऑफलाइन एक स्पेस क्रिएट कर पाए जो नए राइटर्स हैं, नए कवि हैं, नए पोएट्स हैं उनके लिए, जहां पे वो मंथली या रेगुलर बेसिस पे अपना कंटेंट एक कम्युनिटी के साथ में साझा कर पाए। तो ऐसी शुरुआत हुई थी 2017 में। और उसके बाद 2017 में ही हमने लगभग 5-6 महीने में करीब 15 से 20 सिटीज में हमने इवेंट्स करने शुरू कर दिए थे। तो उसमें मेजर सिटीज थे, लाइक लखनऊ था, उदयपुर था, जयपुर था, लखनऊ था, कानपुर था, मुंबई था। तो इस तरीके की जो मेट्रो सिटीज है, प्लस जो टीयर 2 के सिटीज है, लाइक रीवा हो गया, झांसी हो गया, इस तरीके के जो शहर हैं, तो यहाँ पे हमने इवेंट्स करने शुरू कर दिए थे जो ऑफलाइन इवेंट्स थे। कि ऑफलाइन एक कम्युनिटी बिल्ड थी सारी सिटी, जो अभी भी है। कि अब वो नंबर थोड़ा बड़ा हो गया, करीब 50 से 60 शहर हैं, या फिर कस्बे हैं, या फिर जो गांव, जो मतलब रूरल एरियाज है वो है। तो करीब 60 जगह हैं जहाँ पे मंथली मीटअप्स होते हैं, जिनका नाम कविशाला मीटअप्स है। टोटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, ना कोई आने का चार्ज लगता है, ना कोई दे, मतलब वहां पे हमें हमसे इवेंट करने का जो स्पेस हम जिससे ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसके साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसके साथ में कोलैबोरेट करते हैं, तो ना ही कोई चार्ज करता है हमसे। तो वो टोटली फ्री कॉन्सेप्ट है अभी तक। तो ये करीब 50 शहरों में हो रहा है। तो ये ऑफलाइन वाला कॉन्सेप्ट है कि जहां से कविशाला की शुरुआत हुई थी। जो वर्ड है कविशाला कि उसकी शुरुआत 2017 में ऑफलाइन इवेंट्स के थ्रू हुई थी जी। Okay. So how did it shift into the online mode? ये 2020 में आपने बताया कि ऑनलाइन हाँ। में शिफ्ट हुआ जी। कोविड उसके पहले था वर्ड, एक इंट्रोडक्टरी वेबसाइट थी जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन रहती थी कि यहाँ पे इवेंट होने वाला है, ये मीटअप होने वाला है, जैसे एक बेसिक वेबसाइट होती है, वर्डप्रेस में थी। बट 2020 मई में क्योंकि कोविड का टाइम था, लोग सब में घर में बैठे हुए थे, मीटअप्स बंद हो चुके थे, सब कुछ बंद था। तो 2020 मई में हमने सोचा कि यार कुछ ऑनलाइन स्पेस होना चाहिए जहाँ पे ना आपका फेसबुक है, आपके पास ट्विटर है, बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप हर तरीके के कंटेंट मिक्स हुए पे शेयर्ड है। वहां पे आपका लिटरेरी कंटेंट का कोई लाइब्रेरी नहीं है कि जहाँ पे मतलब अगर अंकुर मिश्रा है वो अपना लिटरेरी कंटेंट एक जगह पे संग्रहित देखना चाहे तो नहीं देख सकता है, डिजिटली अवेलेबल नहीं था वो। तो उसके लिए एक प्रयास था कि हम एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे पोइट्री हो, स्टोरीज हो, किताबें हो, कुछ भी हो, वो अपना एक जगह संग्रहित कर पाए। तो 2020 में हमने वेबसाइट जो है कविशाला.in उसकी शुरुआत की थी। तो अब करीब 2 साल होने वाले हैं। 2 साल में करीब 125,000 राइटर्स हैं जो ऑल इंडिया से लिखते हैं। एक अच्छा ट्रैफिक है, करीब अप टू मतलब 10 मिलियन टाइप से मंथली रीडर बेस है जो वेबसाइट में लोग पढ़ते हैं आके। रिसेंटली हमने अक्टूबर में 2021 में, अभी 4-5 महीने पहले हमने अपने एप्लीकेशन लॉन्च किया है कविशाला का, जिसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है, अच्छा खासा लोग सराह रहे हैं कि
अब वो क्या है ना कि लोगों के पॉकेट में है कि लिटरेचर अपने अपने पास है, जब भी अपना कंटेंट आप देखना चाहें, जो लिटरेरी कंटेंट है, वैसे सब कुछ ठीक है, आप ट्विटर फेसबुक सोशल मीडिया पे सारा कंटेंट एक जगह इकट्ठा रहता है, आपके पास था, इसके पहले भी था वो, बट एक प्रयास था कि ये तो हो गया लिखने वाला कि सारा कंटेंट जो मैं लिख रहा हूँ वो एक जगह पे हो। इसके अलावा भी लिटरेचर में हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत होती है, अच्छे अच्छे जो राइटर्स होते हैं, पुराने जो राइटर्स होते हैं, उनको पढ़ने की जरूरत होती है ना, एक लार्जर ऑडियंस तक लिटरेरी कंटेंट पहुंचाने की जरूरत होती है। तो ये जो स्टेप्स हैं कविशाला बेसिकली जो 6 कॉन्सेप्ट हैं कि रीड राइट शेयर लर्न अर्न एंड कनेक्ट, तो ये कॉन्सेप्ट है, 6 वर्ड्स में काम करते हैं हम लोग कि एंड गोल है कि राइटर्स अपने कंटेंट के थ्रू पैसा कमा पाए, पैसा अर्न कर पाए। आई थिंक पहले भी डिस्कशन हुआ, मैंने आपके साथ साझा भी किया शायद, कि जैसे एक लेबर होता है, वो भी सुबह शाम तक काम करने के बाद 6 से 7 घंटा अगर काम करता है तो उसको भी एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी मिलता है ना। तो लिटरेचर वाला बंदा या फिर जो पोएट्री लिखता है या जो फिर स्टोरीज लिखता है, वो अपना टाइम खपाता है, इसमें अपना दिमाग लगाता है। उस दिमाग को लगाने के बाद अगर कुछ लिखता है, वो लिखने के बाद मैं बोल रहा हूँ 10 लोग ही उससे मोटिवेट होते हैं या 10 लोगों का ही वो एंटरटेनमेंट करता है, तो एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ डिजर्व करता है, उसने भी अपना 5-6 घंटा उसमें इन्वेस्ट किया है ना। तो वो एंड गोल है कि वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी और प्लेटफॉर्म की जहां पे जिस कंटेंट की जो वैल्यू है उसको उस तरीके से वो अपने आप को मोनेटाइज कर पाए, अपने आप को अपने आप पे रेवेन्यू जनरेट कर पाए। हर इंडिविजुअल, मतलब ठीक है कम्युनिटी लेवल पे काम चल रहा है, कम्युनिटी लेवल पे वी आर लाइक गेटिंग मनी, वी आर जनरेटिंग रेवेन्यू, बट इंडिविजुअल लेवल पे मतलब आर फोकस इज कि हर इंडिविजुअल अपने कंटेंट से, अपनी लिटरेरी कंटेंट से पैसा कमा पाए। तो इस तरीके से ये जो ऑनलाइन वेबसाइट का है वो स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, इवेंट्स करते रहते हैं, कई सारे और वर्टिकल्स में काम चल रहा है कविशाला का। वर्टिकल्स, तो बाय अलग वर्टिकल्स यू मीन द एरियाज जिन पे आप लोग फोकस कर रहे हैं अभी, या जिन 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 इश्यूज को, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि लोग इंडिविजुअल राइटर्स दे आर नॉट एबल टू अर्न, सो इज दिस व्हाट यू मीन बाय वर्टिकल्स, जो एरियाज हैं जिन पे So आप काम कर रहे हैं? verticals, you can say like we have different properties of Kavishala. So if you talk about like our event section or event vertical or event property, so we have different kind of events. Like one is Kavishala Talks, जो बहुत फेमस TED Talks है, उसका एक लिटरेरी वर्जन बनाने का हमारा प्रयास है, और अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है उस वर्टिकल को। तो वी आर ट्राइंग टू लाइक put that vertical or that property of Kavishala offline, जो Kavishala Talks वाला concept है। तो we are just creating, maybe you can say TED Talk for literary faces, TED Talk for literature for literature TED Talk, है ना। So वो Kavishala Talks है। Similar vertical में so focus literature ही है कि अगर Kavishala Talks की बात करते हैं तो मे बी उसमें फेसेस बड़े हो सकते हैं, मे बी एमिनेंट फेसेस हो सकते हैं, हो सकता है बॉलीवुड के बड़े फेसेस हो सकता है बिजनेस वर्टिकल से बहुत बड़े बड़े फेसेस हों, बट कहीं ना कहीं से वो लिटरेचर से कनेक्टेड लोग होंगे, है ना। क्योंकि इन लोगों का एक वाइड एक्सपीरियंस है दोनों तरफ कि इन्होंने अपना बॉलीवुड में भी काम किया है, तो उनको पता है कि लिटरेचर को कैसे फिट करना है, या फिर बिजनेस वर्टिकल वाला लोग है तो उसको पता है कि कैसे बिजनेस जनरेट कर सकते हैं लिटरेचर से। सो वो एक प्रयास है कि उन चेहरों को ला के, उन लोगों को ला के इसके थ्रू एक जो लर्न वाला कॉन्सेप्ट है कि कैसे लोग लर्न करेंगे। तो एक चीज है, छोटी सी चीज है कि इसके थ्रू थोड़ा बहुत लोग सीख पाए कि अपना रेवेन्यू जनरेट करना है, बिजनेस जनरेट करना है, पोइट्री से, स्टोरीज से, बुक से, तो उनका कैसा एक्सपीरियंस है जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, है ना। सेम वे पे कि बॉलीवुड में जो लोग लिटरेचर के थ्रू कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उनका कैसा एक्सपीरियंस, उन्होंने कैसे लिटरेचर को फिट किया वहां पे, है ना, म्यूजिक में कैसे फिट किया लिटरेचर को। तो ये एक प्रयास है कविशाला टॉक्स में कि उन लोगों को लाके हम लोग वहां पे उस तरीके की बातें कर पाए, उस तरीके का जो उनका नॉलेज बेस है, जो उनका, वो बोलते हैं ना कि ये तो एक्सपीरियंस से सीख लो या फिर उससे क्या नाम, एक्सपर्ट से सीख लो। तो मे बी जो एक्सपर्ट वाला वर्टिकल है कि एक्सपर्ट का कुछ कुछ एक नॉलेज बेस बना के वी कैन लर्न समथिंग फ्रॉम देम। सो ये कविशाला टॉक्स का कॉन्सेप्ट है। सिमिलर वे पे वी हैव अदर प्रॉपर्टी इन इवेंट्स व्हिच इज कविशाला सी द लीडर, है ना। सो वो पूरा विमेन सेंट्रिक है कि मतलब हम लोगों का प्रयास रहता है कि जो लिटरेचर से जुड़े हुए लोग हैं, लिटरेचर से जुड़े हुए फीमेल फेसेस है, वो वुमेन सेंट्रिक इवेंट है पूरा पूरा, कि उन लोगों को लाग लेके आ पाए हम, क्या उनकी फाइट्स हैं, है ना, आर्ट कल्चर में क्या फाइट है, कोई कोई आर्टिस्ट है उसकी क्या फाइट, मतलब क्या फाइट है, कैसा स्ट्रगल रहा, कैसे उसने एंट्री ली, है ना। तो उस तरीके के स्टोरीज लेके आ पाए ताकि जो हमारे फीमेल राइटर्स हैं उनको एक इंस्पिरेशन मिल पाए कि वो लोग आगे आके
अडॉप्ट कर पाए लिटरेचर को। भाई लिटरेचर भी एक एक ऐसा वर्टिकल है जिससे आप आगे रोजी रोटी कमा सकते हो, है ना। तो ये वाला वर्टिकल जो कविशाला सी द लीडर है। इसके अलावा मीटअप्स मैंने बताया आपको कि मीटअप्स हमारा रेगुलर है और फ्री वर्टिकल है पूरा पूरा, जिसमें हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। कविशाला मीटअप्स के अलावा कविशाला आगाज है, जो हमारा हर 3 महीने में एक इवेंट होता है। लखनऊ में पहला इवेंट हुआ, दूसरा जयपुर में हुआ था, उसके बाद कोविड आ गया, सो इवेंट्स नहीं हो पाए, तो हम अलग फिर से कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं कविशाला आगाज को। कविशाला कॉन्क्लेव जो ईयरली इवेंट होता है, तो ये ना डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं कविशाला इसमें इवेंट्स में। इसी तरीके से एक कविशाला स्किल्स करके हम एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं, जहां पे हमारा प्रयास है वो कि जो फोकस है हमारा जो अर्न वो लर्न वाला सेक्शन है, कि मतलब लर्निंग्स कैसे होंगी। ठीक है, कंटेंट लिख रहे हैं, एक स्टेज 0 से 1 तक पहुंच गए, बट 1 to 10 पहुंचना है, तो वो कैसे पहुंचेंगे, है ना। कि अच्छा रेवेन्यू 10 पे ही है, कि अगर मिलेनियर बनना है, आपको बिलियनियर बनना है, तो वो आपको 10 तक पहुंचना पड़ेगा, अपने आप को मेच्योर करना पड़ेगा, आपके कंटेंट को मेच्योर करना पड़ेगा। तो जो कविशाला स्किल्स वाला पार्ट है, सो वी आर बिल्डिंग ऑल दीज थिंग्स की मतलब स्टेप बाय स्टेप, की कैसे नर्चर कर सकते हैं पोइट्री को, कैसे नर्चर कर सकते हैं अपने स्टोरी टेलिंग को, कैसे नर्चर कर सकते हैं अपने, अगर बुक लिखते हैं आप तो बुक राइटिंग को। तो ये कविशाला स्किल्स का, तो इस तरीके से डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। आई थिंक वेबसाइट पे सारी चीजें लिस्टेड हैं, तो आप लोग या जो भी देख रहे हैं वो लोग आराम से वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं चीजें। Okay, so just because so many people perhaps would want to go to the website and check it now, and you've also been talking about it. So let's now come to the content that we find on the website. You have also you have already talked about the kind of events that Kavishala has been doing. So इसमें अब ये है कि जैसे शायद पिछली बार जब आपसे बात हो रही थी तो सूत्रधार वाले के बारे में आप बात कर रहे थे कि उसपे हम वो वाला भी कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि दूसरी रिपोजिटरीज में अवेलेबल है, जो कि यहाँ पर भी मौजूद होना चाहिए एक लाइब्रेरी के फॉर्म में। सिमिलरली आपने मेंशन किया था कि और भी अलग अलग किस्म के कंटेंट्स अवेलेबल हैं। थोड़ा मैं एक चीज जिक्र करना चाहूंगा, एक चीज यहाँ पे आपने सूत्रधार का नाम लिया, अच्छा लिया, कि हम लोग बार बार कई सारे प्लेटफॉर्म्स ने क्वेश्चन उठाया है कि हम लोग की ब्रांड कोलैबोरेशन रहते हैं, हम लोग इवन एड्स नहीं चलाते वेबसाइट पे, तो डायरेक्ट रेवेन्यू वेबसाइट से कुछ भी नहीं है, मतलब मैं क्लियर कर देता हूँ। पॉइंट ये है कि लोग बोलते हैं कि सूत्रधार से हम कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं करते हैं। आप कभी भी देखेंगे सूत्रधार वाले सेक्शन में, जो कविशाला.in/सूत्रधार का पोर्शन है, वहां पे करीब 5 से 6 हजार राइटर्स हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, मराठी में, गुजराती में, तो अलग अलग लैंग्वेजेस में, बट वहां पे किसी भी तरीके का कोई रेवेन्यू नहीं है। कहीं भी आप एक मतलब सिंगल पेनी का कोई भी बैनर कुछ भी नहीं देखेंगे, तो वो टोटली 0 रेवेन्यू पे काम करता है, उससे हम कोई भी रेवेन्यू नहीं जनरेट करते हैं, वो टोटली फ्री है, हम उससे एक पैसा नहीं लेते हैं कभी भी। सो मैं ये क्लियर आउट करना चाहता हूँ, जो लोग ये क्वेश्चन रेज करते हैं बार बार कि आप सूत्रधार से मतलब कैसे पैसा अर्न कर सकते हो, कंटेंट किसी और का है। इवन डायरेक्ट रेवेन्यू हमारा जो हमारा यूजीसी वाला कॉन्सेप्ट है उससे भी नहीं है हमारा। मोस्टली अभी जो हम लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो ब्रांड कोलैबोरेशन और जो ब्रांड कैंपेन्स होते हैं उनसे ही जनरेट करते हैं अभी। ये मैं सूत्रधार वाला थोड़ा क्लियर करना चाह रहा था, बस इसलिए मैंने आप कंटिन्यू करिए, कुछ बोल रहे थे। जी मैं बस ये बस मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा ये आप थोड़ा सा क्लियर कर दें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल और मेनी पीपल वाचिंग इट मे नॉट बी familiar with what सूत्रधार is, and also what are the different kinds of content that we can find on Kavishala, तो उसके बारे में जी जस्ट दैट। जी बिल्कुल। तो सूत्रधार में है क्या कि बहुत सारे बड़े राइटर्स हैं, कि एक ना, मैं पहले जो मेरा एक्सपीरियंस रहता है मैं हमेशा सोचता हूँ वो बता देता हूँ कि एक गैप है, कि दुष्यंत कुमार के बाद कोई हमें ऐसा फेस नहीं मिला। करीब 20-25-30 साल से हम लोग देख रहे हैं, या आई थिंक ज्यादा भी वक्त हो गया होगा, या फिर एक लिस्ट बनी थी, दुष्यंत कुमार, रामदास दिनकर, मिर्जा गालिब तो बहुत पुराने हो गए, तो इस तरीके के जो एमिनेंट बड़े राइटर्स हैं, उसके बाद से ना एक गैप आ गया है बीच में, है ना। पहले होता था कि वो लिस्ट चलती रहती थी, कि हर दूसरे साल तीसरे साल कोई ऐसा फेस होता था कि वो होता था कि राइटर्स में या पोएट्स में कि मतलब सॉलिड कंटेंट होता था जो सामाजिक समस्याओं को उठाता था और उस समय की बात करता था, है ना। ये दूसरा पॉइंट, ये गैप है जो मुझे समझ में आता है, जो हमने सूत्रधार का जिक्र किया उसमें मोस्टली वो राइटर्स हैं जिन्होंने ऐसा कंटेंट क्रिएट करा है जो हमेशा मतलब ये जो टाइम 20-30 साल का वक्त का मैंने जिक्र किया, इसमें तो पसंद किए ही गए हैं, उसके पहले भी अपने टाइम पे भी पसंद किए गए हैं। तो ये ऐसी रिपोजिटरी है जहां पे जिन लोगों को हम पढ़ते हुए बचपन से आ रहे हैं, जिनको हमने अपनी किताबों में पढ़ा है, कि वो हिंदी की किताबों में हिंदी कविताएं पढ़ते थे हम, दिनकर हो गए, दुष्यंत कुमार हो गए, मिर्जा गालिब हो गए,
ना शेक्सपियर हो गए, तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में जितने भी राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, इनका एक रिपोजिटरी है। ये है क्यों? कविशाला में ठीक है आप लिख तो रहे हैं, बट मतलब कॉन्सेप्ट है कि वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर लिटरेरी माइंड्स, जो कविशाला का थीम है कि एक ना सिंगल प्लेस जहां पे आप सारी चीजें कर सकें, सारी चीजें कर सकें, आप पढ़ भी सकें, लिख भी सकें, अपना कंटेंट लोगों के साथ साझा भी कर सकें, सीख भी सकें, उस कंटेंट से पैसा कैसे जनरेट करना है वो भी कर सकें, और एक कम्युनिटी के साथ कनेक्ट कर पाए। तो जो लर्न वाला हमेशा रहता है या रीड वाला रहता है, तो रीड वाला जो पॉइंट है उसको पुट करने के लिए हमने उसको फिलअप करने के लिए ये एक रिपोजिटरी बिल्ड करी है जो टोटली फ्री है। कभी भी अगर प्रीमियम मॉडल आता भी है कविशाला का तब भी फ्री रहेगा। ये रिपोजिटरी हमेशा के लिए फ्री है। इसमें वही राइटर्स हैं जो पुराने राइटर्स हैं जिनको पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं। उसमें प्रेमचंद है, उसमें गुलजार है, उसमें दुष्यंत कुमार है, उसमें रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो इस तरीके के सारे बड़े राइटर्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। उसमें हिंदी के हैं, गुजराती के हैं, मराठी के हैं। इवन मराठी और गुजराती में अच्छा कंटेंट है वहाँ पे, अगर आप लोग उसमें इंटरेस्ट रखते हैं उन लैंग्वेजेस में जो रीजनल लैंग्वेजेस है। बाकी उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में तो अवेलेबल है कंटेंट, तो वो पढ़ सकते हैं आप जाके। तो ये सूत्रधार में इस तरीके का कंटेंट अवेलेबल है। और ये जो यूजर जनरेटेड कंटेंट का भी एक उसमें शायद सेक्शन है, और एक आपने बात की थी कि जो टीम में है आपके लोग, कविशाला की जो पूरी टीम है, सो दैट आल्सो टीम आल्सो जनरेट सम कंटेंट, सो कैन यू प्लीज टॉक अबाउट दैट? हाँ अच्छा, तो वो ना दो, ये तो हो गया जो सूत्रधार वाला सेक्शन हो गया। दो दूसरे टाइप का कंटेंट है। वन इज यूजीसी, मतलब आपने जैसे बताया यूजर जनरेटेड कंटेंट। अदर वन इज पीजीसी की जो प्रोफेशनल जनरेटेड कंटेंट है। तो उसमें कई सारे पार्ट हैं कि कविशाला में बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग बड़े लिटरेरी फेसेस हैं, तो वो लोग एडिटोरियल लिखते हैं। वो वीकली होता है, हर 15 दिन में होता है, एक एडिटोरियल आता है किसी ना किसी वर्टिकल को टच करते हुए। जो उसमें ओपिनियन का सेक्शन बना हुआ है कविशाला की वेबसाइट में, आई थिंक वो टॉप पे ही रहता है ना। इसके अलावा ओपिनियन के अलावा एक टीम कंटेंट क्रिएट करती है जो कविशाला लैब्स है, कविशाला रिव्यूज है कि कोई किताब आई है, कोई लिटरेचर से कनेक्टेड कोई मूवी आई है। तो इस तरीके का जो कंटेंट है वो टीम क्रिएट करती है। किसी का बर्थडे, मान लीजिए प्रेमचंद के बारे में कुछ रिसर्चेबल आर्टिकल्स हैं, वो टीम करती है। गुलजार के ऊपर कोई रिसर्चेबल आर्टिकल्स हैं, कोई स्टोरीज हैं, अमृता प्रीतम के ऊपर कोई स्टोरीज हैं, तो वो टीम क्रिएट करती है उस कंटेंट। वो बेसिकली नॉलेज बेस है कि आपको ना एक जगह पूरा पूरा इकट्ठा पूरा नॉलेज मिल जाता है। वो इसलिए हमने बनाया हुआ, जिसको जो टीम क्रिएट करती है विच इज पीजीसी, प्रोफेशनल जनरेटेड कंटेंट। तो वो है, मतलब वो काफी अच्छी मात्रा में अवेलेबल है। और कई सारे उसके भी, मतलब जैसे बोलो ना, कई सारी प्रॉपर्टीज है कि कविशाला लैब्स है, कविशाला रिव्यूज है, कविशाला डेली है जहाँ पे डेली के अपडेट्स हैं लिटरेरी वर्ल्ड में वो रहता है। सॉरी। सो इस तरीके का ये जो पीजीसी वाला पार्ट है। तीसरा मेजर पार्ट है जो 90% मेन यूएसपी है कविशाला का, वो है यूजीसी वाला, जो यूजर जनरेटेड कंटेंट रहता है ना। उसमें वो मतलब मेरे और आपके जैसे जो नए लेखक हैं, नए राइटर्स हैं, नए पोएट्स हैं, उनका कंटेंट है कि वो उनकी कविताएं, उनकी स्टोरीज हैं, उनका किसी का बुक का प्रोसेस चल रहा है तो अपने वो चैप्टर्स वहां पे संग्रहित करता रहता है, इकट्ठे करता रहता है। तो वो लाइब्रेरी है नए नए लोगों के लिए इकट्ठा, एक जहाँ पे वो अपना कंटेंट एक जगह पे रख सकता है, जहाँ पे उसको विजिबिलिटी मिल सकती है ना। टेक्स्ट में और ऑडियो में कंटेंट अवेलेबल है। और नेक्स्ट स्टेप है कि वी आर ट्राइंग टू बिल्ड, मतलब पूरा पूरा सिस्टम धीमे धीमे करके वो वीडियो में लाने का फॉर्म है। तो उस पर एक डिस्कशन चल रहे हैं कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस से कि कैसे हम रिक्रिएट कर सकते हैं वो पूरा कंटेंट वीडियो फॉर्मेट, क्योंकि कंटेंट की क्वांटिटी ज्यादा है। सो राइट नाउ वी आर हैविंग अप्रॉक्स मतलब 500,000 पोइट्री एंड स्टोरीज ऑन वेबसाइट, है ना। हाँ, सो अब उसको वीडियो क्रिएशन पे कैसे लेके जा सकते हैं, वो अपना टारगेट है। तो देखते हैं वो कब तक एग्जीक्यूशन पे आता है, तो वो मतलब टाइम टेकिंग चीज है। बट ये यूजीसी वाला पार्ट है कि जो टेक्स्ट और ऑडियो और टेक्स्ट में अवेलेबल है वेबसाइट पे और एप्लीकेशन पे। ओके। सो अंकुर भाई, ये अभी जैसे आप बता रहे हैं कि इतना सारा कंटेंट हो गया एंड आल्सो इट इज टू बी नाउ कन्वर्टेड इनटू वीडियो फॉर्म। तो और आपने कहा कि शुरू में हमने शुरू किया ऑफलाइन के थ्रू एंड देन यू शिफ्टेड टू दिस थिंग बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, ऑनलाइन मोड। सो अब आगे जैसे बढ़ेगा कविशाला का सफर, तो इसमें क्या ऐसा है कि फोकस दोबारा से वो जो ऑफलाइन वाला चल रहा था उस पर शिफ्ट होना है, या फिर जिस मोड में आप आ चुके हैं ऑनलाइन, वुड यू कंटिन्यू विद दिस? एंड if there is anything, is it because of the say
are there enough tools or enough devices available? Do you have the sufficient sort of investment, I should say, or the paraphernalia, whatever you need to convert this, this all of this content into the online medium, or how it is consumed, or would you be switching back to the offline mode thoda aage jaake? नहीं, आई एग्री कि ऑफलाइन जाना जरूरी है, क्योंकि वो कनेक्ट होता है ना, जैसे बोलते हैं किताबों की खुशबू जरूरी है, उसके बिना वो किताबों का ना वो आपको मतलब वो फील नहीं आता है कि आप किताब पढ़ रहे हो, जब तक फिजिकल बुक आपके हाथ में नहीं हो। तो इवेंट्स का ही मुझे लगता है कि इवेंट हमने तो काफी सारे सॉरी इवेंट्स किए हुए हैं अभी ऑनलाइन, और इवन वी आर क्रिएटिंग आवर ओन मेटावर्स जो कविशाला का है ना। सो अभी वो कुछ उसका डेमो लाइव है auditorium.kavishala.in में। सो वी आर क्रिएटिंग आवर own metaverse, जहाँ पे we are trying to build a like virtual पूरा environment for poets and writers, जहाँ पे वो अपना वो कर पाए। बट थोड़ा कॉस्टली है, तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग चीज है कि एक होता है ना कि वो इन जनरल और फिर थोड़ा जेनरिक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी 1 साल 2 साल। तो बट मीनवाइल हम लोग इवेंट्स ऑफलाइन करेंगे। मीटअप्स हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे, फिर से दूसरा अभी जो तीसरा वेव का शोर मचा था उसकी वजह से थोड़ा हमने फिर से, आई थिंक अपनी जब लास्ट बात हुई तब लोग स्टार्ट कर चुके थे मीटअप्स, बट अभी थोड़ा डाउन है। तो बट फिर से हम लोग मीटअप स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो दूसरे वर्टिकल्स हैं जो मैंने आपको बताया कि कविशाला टॉक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम बहुत जल्दी ऑफलाइन लेके आने वाले हैं, और वो मतलब वो करेंगे। और कविशाला कैंपस एम्बेसडर वाला ऑफलाइन चल रहा है सारा कुछ, जो कैंपस वाले प्रोग्राम्स हैं, कैंपस में इवेंट्स होते हैं, जो अपना जो कैंपस एम्बेसडर्स हैं हमारे कॉलेज कैंपसेस में इवेंट्स कराते हैं, वो ऑफलाइन चल रहे हैं। बाकी सारी चीजें जो ऑफलाइन नहीं है उनको ऑफलाइन लेके जाएंगे हम लोग जल्दी ही। मेरा फोकस मतलब इन फ्यूचर में 2 चीजों में ज्यादा है कि मतलब कितनी आसानी से ये इवेंट्स एक लार्जर ऑडियंस को अवेल करा सकते हैं हम लोग, वो चाहे वर्चुअली पॉसिबल हो। मैं अगर मेटावर्स की भी बात करूं, या फिर मैं अपने जो हम लोगों ने ऑडिटोरियम क्रिएट करा है, बिल्ड करा है ऑनलाइन, या उसकी बात करूं, उसके थ्रू हम कितना एक लार्जर ऑडियंस को एक ऑफलाइन वाला फील दे पाए, ऑफलाइन वाला टच दे पाए, वो उस पर फोकस है। दूसरा फोकस है मेरा एक ऑडियो फोकस है कि जो पोइट्री है, जो स्टोरी टेलिंग है, उसको ऑडियो फॉर्म में, खैर बहुत लोग काम कर रहे हैं, बट क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतना कंटेंट है, हम उसको ऑडियो फॉर्मेट में अपने बिहाफ पे एक बेटर वे पे कैसे लेके आ पाए, वो मेरा फोकस है अभी, या कविशाला का ओवरऑल फोकस है अभी 2 चीजों में ज्यादा है। तीसरा ऑफ कोर्स तीसरा फोकस है कि हम एक ऑडियंस बड़ी कैसे कर पाए, चाहे वो रीडर बेस हो, चाहे बेसिकली 2 साइड है हमारे की, एक कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कंटेंट कंज्यूमर्स हैं जो हमारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो दोनों साइड बड़ी करनी है, वो फोकस तो है ऑफ कोर्स। ओके सो अभी जो आपके साथ जितने भी जो व्यूअर्स हैं, या जो भी वेबसाइट पे लोग आते हैं, या मीटअप्स में आते हैं, तो डू दे कम फॉर पोएट्री और डू दे कम फॉर स्पेसिफिक लैंग्वेज पोएट्री, से हिंदी पोएट्री और गुजराती पोएट्री, और इन जनरल द एक्सपीरियंस ऑफ पोएट्री? सो मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स भी शेयर कर सकता हूँ। मुझे अब जो आपने लैंग्वेज का जिक्र किया, तो मेरे पास शायद लैंग्वेजेस का नंबर्स है, क्योंकि हम लोग कहीं कहीं थोड़ा देते रहते हैं आजकल। बाकी सबका जेनरिक है, मुझे लगता है कैटेगरी बेसिस पे ज्यादा होता है कि किसी को लैंग्वेज से ज्यादा कैटेगरी फोकस्ड होते हैं लोग। किसी को रोमांटिक पोएट्री चाहिए, है ना, किसी को मोटिवेशनल पोएट्री चाहिए, तो वो फोकस ज्यादा है मेरे हिसाब से इन कंपैरिजन टू की लैंग्वेज का फोकस। क्योंकि लैंग्वेज तो वो वेबसाइट में आके ऊपर से फिल्टर आउट कर सकता है उसको किस लैंग्वेज का कंटेंट चाहिए, बट पहला फोकस होता है इसको कि जो उसका जेनरा है, जो कि उसको किस तरीके का वो चाहिए पोइट्री का। सो आप अगर लैंग्वेज की जैसे बात कर रहे थे कि अभी सो हिंदी में भी अप्रोक्स आई थिंक ये नंबर अपन ने पहले भी डिस्कस किए थे शायद। अच्छा, मुझे इस वक्त शायद उसमें तो नहीं है जो हम लोगों ने शायद क्वेश्चनर की जिस पे हुआ था, उस वक्त मेरे पास नंबर्स नहीं थे। सो इफ यू कैन शेयर नाउ, आई थिंक जी। अच्छा, तो अपन जैसे जिक्र कर रहे थे कि लैंग्वेजेस का क्या, वो तो ठीक है कि जैसे मैंने बताया आपको कि जब भी कोई वेबसाइट में एंटर करता है या कंटेंट सर्च आउट करने के बाद वेबसाइट तक आता है, तो उसका तो टारगेट क्लियर होता है कि उसको कैटेगरी के थ्रू आया हो, कि उसका क्या जेनरा है, क्या पसंद है उसको, वो रोमांटिक हो सकता है, वो मोटिवेशनल कंटेंट हो सकता है, किसी भी तरीके का। उसके बाद आ गया, बट वो लैंग्वेज फिल्टर आउट उसके बाद वेबसाइट में आने की बात करता है, जिसमें मेरे पास कुछ लैंग्वेज के नंबर्स हैं। जैसे हिंदी का अराउंड
अभी 62% हो गया जो हिंदी का कंटेंट है ना। हिंदी के बाद कंटेंट है इंग्लिश का है, इंग्लिश में है करीब 9.4% इंग्लिश में, उसके बाद उर्दू का है करीब 8.2% है, उसके बाद मराठी है, उसके बाद मलयालम है, फिर गुजराती, फिर बाकी सारी लैंग्वेजेस हैं। तो इस तरीके के फोकस, इवन अगर 3 लैंग्वेजेस को छोड़ दें, जो 3 लैंग्वेजेस हैं, उसके बाद मराठी, मलयालम और गुजराती, इन 3 में मतलब यूजर्स अच्छी तरीके से आ रहा है। Okay, okay, okay. Great. हाँ Ankur bhai, आखिरी में this is perhaps the last question that I want to ask. So अगर आप ये बता सकें कि जो प्रोसेस है कंटेंट को से प्रिंट फॉर्म से, जैसा कि आपने कहा कि जो लेट से प्रेमचंद का है या दुष्यंत कुमार का है ना, वो लोग या अभी भी जो ऐसा लिटरेचर जो कि से प्रिंट फॉर्म में आता है, जो कि डिजिटल फॉर्म में नहीं प्रोड्यूस होता. So what is the process that you undertake to take that sort of content online? How is it done? If you could just briefly sum up the process of putting the content on the website and how it is transferred or digitized from the print form to the digital form. Did you get the question? But no, so I think मतलब I think जैसे if you are talking about दुष्यंत कुमार का कंटेंट तो सारा कुछ अवेलेबल हुआ है, मैक्सिमम नहीं जो अवेलेबल है, सो वी हैव मतलब जो कंटेंट टाइप करते हैं उनसे कंटेंट टाइप करवा के वी पुट ऑनलाइन ऑन आवर वेबसाइट एंड एप्लीकेशन, है ना. So आप are you saying कि वो digitally ही produce होता है, और is it मतलब कुछ ऐसा जो पहले ऐसा भी होगा ना जो प्रिंट फॉर्म में होगा, कुछ ऐसा मटेरियल जो yeah, can you hear me? आप यू आर सेइंग कि जो भी डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल हुई है वो कंटेंट. हाँ, yeah, I'm talking about that. How is it done? नहीं अभी नहीं. आप अच्छा, उसके लिए सो सिंपल, जो इन हाउस जो भी टीम है वो टाइप करती है प्रॉपर्ली, और वी ट्राई टू कनेक्ट विद लाइक पब्लिकेशन हाउसेस कि हम उनसे थोड़ा कंटेंट लेके, क्योंकि हर पब्लिकेशन हाउस के पास आजकल पुराने जो एमिनेंट फेसेस हैं उनका कॉपीराइट है कुछ के पास है, सो वो उन्होंने कुछ कॉपीराइट फ्री है तो उनका मतलब बिना किसी की परमिशन के हम लोग डाल देते हैं. ओके. और बाकी आप यू आर सेइंग कि वो बाकी टीम टाइप करके it brings online, right? वो हाँ जी. Okay. And you have already talked about how the revenue is generated and this thing. So you have already spoken about that. The very last thing that I would want to come to is because a lot of people are there, and आपने शुरू में भी कहा कि इस बात पे भी बहुत आपका फोकस था कि of course जो audience आ रही है वो सीखे भी about the poetry, especially the youngsters who are coming, and they should also get a platform from where they are able to earn through writing. So where are we in that sort of in achieving that goal right now? So I think you merged 2 points, like the last 2 points, which is like learn and earn, right? So learning का as I discussed we are launching this Kavishala skills जो मतलब still on development में प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हूँ. इसमें है क्या कि हम लोग वी आर क्रिएटिंग एकेडमी कोर्सेज, वी आर क्रिएटिंग वर्कशॉप्स जो वर्चुअल भी हैं और ऑफलाइन भी हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज हैं उसमें, कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं, इस तरीके से विच इज कविशाला स्किल्स वाला पार्ट है ना. और उसमें 2 मॉडल्स हैं, कॉलेज का मॉडल है जो कॉलेज के साथ जिसमें काम करेंगे, दूसरा मॉडल है जिसमें हम डायरेक्टली ऑनलाइन पोर्टल अपने कविशाला के थ्रू काम करेंगे कि वहां से कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकता है, तो वो स्किल्स वाला पार्ट है. बट ग्राउंड लेवल पे जो मीटअप्स होते हैं उसमें भी 10 से 15 मिनट का वी ऑलवेज ट्राई किए कि एक वर्कशॉप या छोटा सा ना एक इंट्रोडक्टरी सेशन हो किसी एमिनेंट फेस के साथ में, क्योंकि सारे मीटअप्स में कोई ना कोई एक फेस तो होता है जो थोड़ा काम कर चुका होता है पोएट्री में, स्टोरीज में. तो एक ये वाला पार्ट है कि एक लर्निंग के लिए तो वो ऑनगोइंग है, उसमें बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी चीजें बिगर जो मतलब बड़ा पिक्चर में वो चीजें हमें आने वाली है कि अभी 90% चीजें जो आने वाली है, तो उसमें वर्कशॉप्स हैं, उसमें क्लासेज हैं, उसमें एकेडमी जो बताया मैंने आपको वो है, कविशाला स्किल्स का पार्ट है जो कॉलेज से एसोसिएटेड है वो है, तो इसमें 4-5 चीजें ही हैं. लास्ट जो अर्न वाला है तो उसमें जो रीडर्स हैं, है ना, अभी तक कोई ऐसा नहीं था कि जो रीडर्स को कोई पैसा दे रहा हो पढ़ने के लिए, सो वी हैव लॉन्च दिस एप्लीकेशन, आपको पढ़ने का पैसा मिलेगा. चीजें कि किसी को कोई पढ़ेगा क्यों, तो हमें ना रीडर्स क्रिएट करने हैं, कंज्यूमर्स क्रिएट करते हैं जो कंटेंट
कंज्यूम करें बट एक इंटरेस्ट के साथ कंज्यूम करें कि भाई उनको इंटरेस्ट है, जबरदस्ती नहीं कि भाई बस करना ही है। और उनका मोटिवेशन क्या है कि उनको पढ़ने के बाद एटलीस्ट कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है। सो वी हैव लॉन्च दिस कविशाला कॉइन्स वाला सिस्टम जो कविशाला ऐप में लाइव है, कि अगर आप उसमें ये कंटेंट खत्म करते हो पढ़ते पढ़ते, तो आपको बाद में स्क्रैच कार्ड मिलेगा, जिसको स्क्रैच करने के मतलब स्क्रैच करोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, एंड यू कैन लाइक cash all those points after a certain amount of like Kavishala coins, and you can encash those Kavishala coins with some brands की बहुत सारे brands उसमें associated मतलब होने वाले on board हैं उसमें, जो लिस्ट होने हैं, उनके साथ उन coins को आप redeem कर सकते हो with some discount और directly। तो वो है कि पहला पॉइंट है कि रीडर्स को कैसे मतलब रीडर्स कैसे कलेक्ट करें, कंटेंट कंज्यूमर्स कैसे कलेक्ट करें। कंटेंट क्रिएटर्स बहुत हैं कि हर आदमी कंटेंट क्रिएट कर रहा है, ये फैक्ट है कि हर आदमी अपने को राइटर मानता है ना, हर आदमी अपने को पोएट मानता है, तो कंटेंट क्रिएट तो कर रहा है बट पढ़ेगा कौन उसको। सो जो मेन फाइट था उसके लिए हमने ये लॉन्च किया जो कविशाला कॉइन्स वाला सिस्टम है, कि आपको पढ़ने का भी इंटरेस्ट है, पढ़ना है, पढ़ने के बाद भी आपको पैसा मिल सकता है, तो वो है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि जो कभी अभी चूंकि कंटेंट क्रिएटर्स से ना हम कुछ कमा रहे हैं ना हम कुछ दे रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अभी ना हम हर इंडिविजुअल को मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं। उसमें कुछ है, कुछ लोगों को पिक करके कहीं कंटेंट किसी ब्रांड के लिए क्रिएट करना है तो उसको कनेक्ट कर दिया, है ना, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे बहुत मतलब माइनर लेवल पे काम है। बट क्या है, उसको ऑटोमेट करना है थ्रू टेक की मतलब डायरेक्टली वो प्लेटफॉर्म के थ्रू ही पैसा जनरेट कर पाए। तो उसके लिए 3-4 चीजें हैं। मतलब फर्स्ट वन इज कि व्हेन वी आर क्रिएटिंग दिस कविशाला प्रीमियम थिंग, जो कविशाला कुछ कंटेंट में भी 1%, 2%, 3% कंटेंट उठा के प्रीमियम पे पुट करेंगे। उस कंटेंट को उसमें उसको जो भी आएंगे कंटेंट कंज्यूमर्स आएंगे जो पे करेंगे, उसका रेवेन्यू शेयर रहेगा विद द कंटेंट क्रिएटर्स। सेकेंड वन है कि वी आर क्रिएट दिस पूल ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स वन साइड। सेकेंड साइड इज जो ब्रांड्स हैं जिनको कंटेंट रेगुलर बेसिस पे चाहिए होता है। ओके, कैन यू हियर मी? हाँ, या प्लीज। हेलो, या आई कैन हियर। हाँ, सो एक तरफ पूल है कंटेंट क्रिएटर्स का, दूसरा साइड है कंटेंट जो ब्रांड को जिनको कंटेंट चाहिए होता है। तो वी आर क्रिएटिंग थ्रू टेक की कंटेंट क्रिएटर्स का पूल बनेगा एक तरफ, दूसरी तरफ कंटेंट जो ब्रांड्स जिनको कंटेंट की बहुत रेगुलर रिक्वायरमेंट है, वो ये आपस में ही कनेक्ट करेंगे थ्रू कविशाला प्लेटफॉर्म। वो एक सेकंड रेवेन्यू मॉडल है जो इनके लिए डायरेक्ट है, वो भी डायरेक्ट है सारे इंडिविजुअल्स के लिए। तीसरा है कि कंटेंट डालने के बेसिस पे देखें जनरेट रेवेन्यू की, कौन कितना पढ़ रहा है कौन कितना नहीं पढ़ रहा है, उस टाइप से वो लास्ट है। इस तरीके इसी में कुछ लोगों को उठा के हम जो स्किल्स वाला पार्ट है, कविशाला एकेडमी है, तो जो भी अपग्रेड होते रहेंगे वहां पे उठा के पुट करते रहेंगे। तो एक वो चेन है कि वो मतलब कॉम्प्लेक्स की हो पे हाँ वहाँ वो घुमाते रहेंगे। सो ये एक रफ मॉडल है जो दोनों चीज का, एक जो लर्निंग वाला कर्व है और जो अपना अर्निंग वाला कर्व है कविशाला का। Thank you so much, Ankur Bhai, for talking to me and talking to us in such details and sharing all these details about Kavishala and the model on which it works. So thank you so much again for talking to us, and let's connect with you again soon. So thank you so much, Akhil. It was lovely discussing. Thank you so much. Lovely talking to you. Thank you.